हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिन बच्चों ने मीटर ब्रिज के जो पहले के टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़े हैं, वो पहले वो टॉपिक्स अपने क्लियर कर लीजिए। उन टॉपिक्स को आप पहले अच्छे से समझ जाइए ताकि मीटर ब्रिज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जो मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु है, उसको समझने से पहले आपको किरचॉफ के नियमों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किरचॉफ के नियम क्या है, कहाँ लागू होते हैं, किरचॉफ के नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं ये। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजन यही है कि जो मीटर ब्रिज है या मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। इसीलिए ऐसे बच्चे जो अभी तक व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के नियम आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो दोनों जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। वो मेरे लेक्चर्स मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप वहां जाएंगे जब तो आपको ये दोनों के दोनों वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं बेटा उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आपने मीटर ब्रिज देखा तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने से पहले आपको किरचॉफ के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं वो जानना जरूरी है। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में किरचॉफ के नियमों को लागू किया जाता है, उनके नियमों का पालन किया जाता है। तो आप क्रम से पहले किरचॉफ के नियमों को देखिए, फिर आप व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए और मीटर ब्रिज देखिए। तो जिन बच्चों ने दोनों टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं उनके साथ आज हम स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। इस क्लास में मीटर सेतु के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है, कि मीटर सेतु क्या होता है, मीटर सेतु की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसमें कौन सा सूत्र उपयोग में लाया जाता है, और जो प्रैक्टिकली जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, वो सारी चीज समझाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो टॉपिक है मीटर ब्रिज वो आपकी थ्योरी में तो है ही, साथ ही साथ थ्योरी के साथ ये क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स में भी रहते हैं। सारे बोर्ड्स, चाहे वो हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या एनसीईआरटी की सिलेबस की बात करेंगे वहां भी आपको मीटर ब्रिज मिलेगा ही। तो ये तो वही बात हो गई कि दोनों तरफ से हमारे लिए ये क्या हो गया बेटा, फायदेमंद हो गया। ठीक से, एक तीर से हम दो निशाने लगा रहे हैं, हमारा थ्योरी भी और हमारा प्रैक्टिकल भी। दोनों चीजों के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मीटर ब्रिज होता क्या है, मीटर ब्रिज है क्या आखिर में। तो देखिए बेटा, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मीटर सेतु होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए यहां जब प्रिंसिपल की बात की जाती है, इसके सिद्धांत की बात की जाती है बेटा, तो लिखा होता है यहां कि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। ठीक है, किस पर आधारित होता है? ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध मतलब उसकी प्रतिरोधकता निकाला जाता है। और मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि यहां जो तार लेते हैं उस तार की लंबाई होती है 1 मीटर की। उस तार की लंबाई 1 मीटर की होती है, इसलिए मीटर सेतु इसका नाम पड़ा। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट याद रखना, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेकंड, काम क्या काम करता है ये किसी भी तार का प्रतिरोध अथवा उसका विशिष्ट प्रतिरोध मतलब उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करता है। और थर्ड, क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चित्र पर। इसके जो उपकरण है, उपकरण को देखेंगे और उपकरणों के बारे में आपको वर्णन बताएंगे कि कौन सी क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए डायग्राम में देखिए बेटा, डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहली चीज, एक तार है। ठीक है, ये तार को मैं यहां नाम दे रहा हूं बेटा AC। क्या नाम दे रहा हूं? AC। ये जो दिखाई दे रहा है कितना मीटर लंबा तार होता है? 1 मीटर।
कितना मीटर लंबा तार है? 1 मीटर लंबा तार है। और ये जो 1 मीटर लंबा तार है, इसके पैरेलल में, इसके समांतर में देखिए एक मीटर स्केल लगा है, 0 से लेकर कहां तक? 100 तक। ये सेंटीमीटर में लिखे हुए पाठ्यांक, 0 से लेकर कहां तक? 100 तक। किस में लिखे हुए हैं? सारे के सारे पाठ्यांक जो हैं वो सेंटीमीटर में हैं। ओके, तो अब हम क्रम से देखते चलते हैं कि क्या क्या चीजें। सबसे पहले बताया मैंने, एक तार है। क्या चीज है हमारे पास में? एक तार है। तार को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? जो तार है उस तार को हम नाम देते हैं AC। क्या नाम देते हैं? AC। ये तार जो होता है वो किसका बना होता है? बोलता है ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना 1 मीटर लंबा तार होता है। तो AC एक क्या है बेटा? तार है। AC क्या चीज है? तार है। अब ये जो AC तार है वो 2 L शेप के दिखाई दे रहे हैं। इधर देखेंगे, ये A नाम दे दिया इसको मैंने AX, ठीक है, या AM, और इधर इसको मैंने नाम दे दिया CY। 2 L शेप के पीतल की पट्टियों के मध्य फंसे रहते हैं बोलता है। तो 2 पीतल की पट्टियां AM और CY, AM और क्या दिखाई दे रही है? CY, ठीक है, AM और CY। और इनके मध्य में एक और पीतल की पट्टी होती है। वो जो पीतल की पट्टी है उसको हम नाम देते हैं NX। क्या नाम दे देते हैं? NX। तो 3 पीतल की पट्टियां हमको दिखाई दे रही। कौन 3 पीतल की पट्टियां दिखाई दे रही? देखिए हमारे पास में 3 पीतल की पट्टियां हैं, AM, NX और XY। ये तीनों क्या चीज हैं? पीतल की पट्टियां। ये तीनों की तीनों क्या चीज है? पीतल की पट्टियां हैं। क्लियर? हमने 3 पीतल की पट्टियां आपको दिखा दिया। AM और जो CY है वो L शेप की है, और बीच में एक और पट्टी है, चौड़ी पट्टी, NX। ये पीतल की पट्टियां हैं। अब इन पीतल की पट्टियों में देखिए जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, यहां क्या चीज है बेटा? यहां पेच है, स्क्रू कसे हुए हैं। ये पोर्शन, ये स्क्रू कसे हुए हैं यहां। ये इसको क्या बोलते हैं? संयोजक पेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संयोजक पेज बोला जाता है। ये X, ये Y, ये C, ठीक है। तो आप इन सबको क्या बोल सकते हैं? क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें हमने देखा भी? ये A, M, N, D, X, Y और C। यहां क्या है? स्क्रू है। इसको बोला जाता है बेटा संयोजक पेज। क्या बोलते हैं हम इसको? संयोजक पेज बोलते हैं, ठीक है। इन सब पर एक एक स्क्रू लगाए संयोजक पेज बनते हैं। यहां देखिए पट्टियों के मध्य में 2 गैप दिखाई दे रहे हैं, 2 अंतराल दिखाई दे रहे हैं, G1 और G2। तो ये जो पहला गैप है बेटा MN, पहला गैप क्या है? MN। वहां R क्या चीज है? ये एक प्रतिरोध बॉक्स है, जहां रेजिस्टेंस रखे रहते हैं। प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं RB। क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स RB पहले अंतराल में। दूसरा जो अंतराल है हमारे पास में XY, वहां अज्ञात प्रतिरोध, जिस तार का हमको क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है, वहां हम किसके मध्य? XY के मध्य लगा देते हैं। तो इसे बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। ओके, ये चीज देखिए। अब देखिए ये जो NX है उनके मध्य में जो बिंदु है बेटा D जो यहाँ स्क्रू है, जो संयोजक पेज है, D से एक तार निकला है, और तार निकला है, और उसके बाद में ये जो तार है, ठीक है, उसका संबंध एक गैल्वेनोमीटर G से है। किससे है? गैल्वेनोमीटर G से। ये तार निकला हुआ है, तार का संबंध एक गैल्वेनोमीटर G से है, और G का संबंध किससे है बेटा? एक जॉकी से है। किससे है? एक जॉकी J से। ये हमारे पास में है जॉकी J, ठीक है, उसका संबंध एक जॉकी J से है। तो इस तरह से ये उपकरण है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो A और C है उसके बीच में हमने एक लेक्लांसी सेल, ठीक है, एक लेक्लांसी सेल जिसका विद्युत वाहक बल हम E ले लेते हैं, और एक कुंजी, और क्या है हमारे पास में? एक कुंजी K जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये होता है उपकरण का वर्णन। फिर से एक बार सुनिएगा, उपकरण में मुख्य चीजें क्या होती है।
एक तार एसी, एक तार क्या है एसी, किसका बना हुआ है, मैग्नीन या कांस्टेंटन का। पीतल की 3 पट्टियां जिसमें 2 एल शेप की होती है, एएम और सीवाई, ठीक है, और बीच में एक और पट्टी होगी एनएक्स, और इन तीनों पट्टियों के मध्य में 2 अंतराल आते हैं, 2 गैप आते हैं। पहले अंतराल में हमको प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स फिट करना होता है, दूसरे अंतराल XY में अज्ञात प्रतिरोध लगाना होता है, ठीक है। और जो तार होता है उसके पैरेलल मैंने बताया एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल कितना मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है। पाठ्यांक जो रहते हैं वो सेंटीमीटर में रहते हैं, 0 से लेकर कहां तक, 100 तक। और जो तार एसी रहता है, तार एसी के मध्य में हम एक सेल और एक कुंजी लगा देते हैं, और जो जॉकी है, ठीक है, वो बिंदु डी से, ठीक है, जो पट्टी है उसमें एक बिंदु डी है, डी से एक धारमापी जी की सहायता से एक जॉकी निकाल दिया जाता है। तो ये होता है बेटा उपकरण का वर्णन कहां, मीटर ब्रिज में। और ये जो उपकरण रहता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क कर रहा है। किस पर वर्क करता है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये दिखने में, ठीक है, कैसे होगा, व्हीटस्टोन सेतु के समान होगा। कैसे व्हीटस्टोन सेतु के समान होता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैं पहले एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना देता हूं। क्या बना देता हूं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक चतुर्भुज की। ये एक चतुर्भुज बना दिया बेटा। चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर, ठीक है, चतुर्भुज की जो 4 भुजाएं बेटा, चारों भुजाओं पर हम 4 प्रतिरोध यहां लगा देंगे। जो 4 भुजाएं हैं उन चारों भुजाओं पर हम यहां 4 प्रतिरोध फिट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये P, ये Q, ठीक है, ये R और ये S, और ये चतुर्भुज का नाम होता है बेटा ABCD। तो A और C के मध्य में हम एक सेल और एक क्या लगा देते थे, कुंजी, ठीक है। एक सेल है हमारे पास में जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहां एक कुंजी क्या जोड़ा है, की। अब फिर एक धारामापी G, और यहां भी एक कुंजी जोड़ देते हैं K2। कुंजी क्या जोड़ देते हैं, K2। तो इन जो दोनों डायग्राम्स हैं उनको देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा, एक समान। कैसे एक समान लगता है, देखिए इधर A और C के मध्य देखिए एक कुंजी और एक सेल जुड़ा हुआ है। यहां भी देखिए A और C के मध्य में एक सेल और एक की, कुंजी आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अब B और D के मध्य देखिए एक धारामापी और एक कुंजी। तो ये D है बेटा, B अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। B जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा B क्या होता है। B जब हम जॉकी को तार पर चलाते हैं, ठीक है, तार पर चलाते हैं, तो जो हमको संतुलन बिंदु प्राप्त होता है उसे हम B लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो B और D के मध्य में आपको एक धारामापी G दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गई बात। अब भुजाओं को देखिए, AB, जो पॉइंट हमारा B आएगा तो AB के बीच में जो प्रतिरोध रहेगा वो P रहेगा बेटा। BC, जो B और C के मध्य में जो प्रतिरोध रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो Q हो जाएगा। और AD, ये A और ये D, R दिखाई दे रहा है, AD R, जिसे हम प्रतिरोध बॉक्स लगाए हुए हैं, ये कैसा रहता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है। अब CD, यहां से देखिए ये C, ये D, ये क्या चीज है, अज्ञात प्रतिरोध है। क्या चीज है, ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो इस तरीके से हम दोनों की तुलना करें, चूंकि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोनों डायग्राम हमको कैसे दिखाई देते हैं, इक्वल दिखाई देते हैं। दोनों डायग्राम कैसे दिखाई देते हैं, इक्वल दिखाई देते हैं। आप ये डायग्राम देखना, भुजाओं को याद रखे रहना, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये उपकरण का क्या हो गया बेटा, हमारा वर्णन हो गया। अभी हम और डिटेल में चलेंगे। अब बात करते हैं सिद्धांत की, ठीक है। किसकी बात करते हैं बेटा, हम सिद्धांत की बात करते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो क्या बताया हमने कि जो मीटर ब्रिज होता है, ठीक है, क्या होता है, जो मीटर ब्रिज होता है, वो मीटर ब्रिज वो किस सिद्धांत पर काम करता है, वो वर्क करता है, बोलते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है P/Q इक्वल होता है किसके, R/S। दो संगत प्रतिरोध P/Q
इक्वल होते हैं अन्य दो संगत प्रतिरोधों R अपॉन S के। तो देखिए उपकरण का वर्णन बता दिया, मैं अब आपको बता रहा हूं क्या करते हैं हम यहाँ प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल करना रहता है तो हम कुंजी के प्लग को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। जो ये हमारे पास की लगा है, प्लग को ऑन करेंगे, प्लग को ऑन करते ही ठीक है जो सेल है लेक्लांसी सेल, उसके धन सिरे से करंट आई, धन सिरे से करंट आई तार में, ये जो तार है हमारे पास बेटा तार है, तो तार को हमने नाम दे दिया है बेटा, क्या नाम दिया हुआ है हमने, एसी। तार को क्या नाम दिया हुआ है हमने, एसी नाम दिया हुआ है। तो ये जो करंट है वो तार में ए से सी की ओर फ्लो होने लगती है। किधर फ्लो होने लगती है, ए से सी के डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। और जब ए से सी के डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है, तो देखिए जो सिरा ए है वो प्लस की ओर है और सिरा जो सी है वो माइनस की ओर है। तो ए की ओर का जो विभव रहता है वो कैसा होता है, अधिक होगा, क्योंकि धन सिरे की ओर जुड़ा हुआ है। वैसे सी के सिरे की ओर का जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा, क्योंकि कौन से सिरे की ओर जुड़ा हुआ है, वो माइनस की ओर जुड़ा हुआ है। किसकी ओर जुड़ा हुआ है, वो माइनस की ओर जुड़ा हुआ है। तो जब जॉकी, देखिए बिंदु डी से जो निकला हुआ है जॉकी का जब हम को टच कराते हैं इस तार से, कौन से तार से, ये ऐसा रहेगा जॉकी, कुछ दिखने में जैसा मार्कर है मेरा, सेम वैसी जॉकी रहेगा। जॉकी को जब आप इस तार एसी में जब टच कराएंगे, तो जब ए की ओर टच कराते हैं हम, कौन सी ओर टच कराते हैं, ए की ओर, तो जो गैल्वेनोमीटर रहता है, गैल्वेनोमीटर जो रहता है उसका, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर रहेगा वो किधर, एक तरफ, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई भी एक साइड क्या होने लगेगा, वो घूमने लगेगा। ठीक है, अधिकांशतः क्या होता है, लेफ्ट की ओर जाता है। किधर जाता है बेटा, लेफ्ट की ओर जाता है। फिर जैसे ही हम सी की ओर टच कराते हैं जॉकी को, तो वो किधर चलने लगता है, राइट की ओर जाने लगता है। किधर जाने वाला लगता है, राइट की ओर। समझ में आई बात, ए की ओर टच कराएंगे तो लेफ्ट और सी की ओर टच कराएंगे तो राइट। अब हमको ए और सी के बीच में एक ऐसा पॉइंट खोजना होता है, ए और सी के बीच में हमको एक ऐसा पॉइंट खोजना रहता है जहां टच कराने से जो संकेतक है, जो पॉइंटर है, वो कहां चला जाए, जीरो पर। कहां चला जाए, जीरो पर। क्यों, क्योंकि जब जीरो पर जाएगा तो धारामापी जी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ये चीज पढ़ा हुआ है। तो मान के चलते हैं, चलिए ए और सी के बीच में यहां हमको एक संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाता है। ये जॉकी को जैसे ही टच कराएंगे बेटा, यहां हमें को एक संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। संतुलन बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे। क्या दे देंगे हम, बी नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमारा संतुलन बिंदु प्राप्त हो गया। अब जैसे ही हमको संतुलन बिंदु प्राप्त होगा बी, हम सामने हमारा क्या लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हमारा स्केल लगा हुआ है। तो ये जो ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल। किसके बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो हो जाएगा एल। ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल। तो जो बचा हुआ बी और सी के बीच में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस एल। वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। और ये जो ए बी है, अभी मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। एबी के बीच में प्रतिरोध क्या होता है, पी होता है। और जो बीसी होता है, बीसी के बीच में प्रतिरोध क्या होता है, क्यू। क्या होता है, क्यू। तो यहां से हमको पी मिल गया, ये हमको क्या मिल गया, क्यू मिल गया। ये क्या चीज है हमारे पास में, ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, हमारे पास पहले से हमको क्या चीज है, ज्ञात प्रतिरोध है। ये यहां से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की। और ये अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है, एस होता है। ज्ञात प्रतिरोध क्या होता है, एस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने बता दिया व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, पी अपॉन क्यू। तो इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है हमको, ए बी। क्या दिखाई दे रहा है हमको, ए बी। ये लेंथ एल है। क्या चीज है, लेंथ कितना है यहां, एल है। वैसे ही क्यू के प्लेस में है बी सी। ये लेंथ, बची हुई लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल है। कितनी हो गई, 100 माइनस एल हो गई। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे कहां, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस में। तो पी के प्लेस में आ गया एल और क्यू के प्लेस में आ जाएगा 100 माइनस एल। ये हो गया आर और ये हो गया हमारे पास में एस। हमको वैल्यू फाइंड करनी है एस, क्योंकि एस क्या चीज होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो एस इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये
ये देखिए पक्षांतर करने से, ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको s की वैल्यू चाहिए, तो s ऊपर आ जाएगा इधर, s इजिकल टू ये r इंटू 100 माइनस l अपॉन l, ये हमारे पास अज्ञात तार के प्रतिरोध के लिए क्या आ जाएगा बेटा, सूत्र आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यही प्रोसीजर हमेशा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, मैंने क्या बताया बेटा, जैसे ही हम कुंजी के प्लग को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, जो करंट है वो तार एसी में क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। ए सिरा जो रहता है वो प्लस से जुड़ा रहता है सेल की, इसलिए उधर का जो विभव रहता है प्लस से जुड़े होने के कारण विभव क्या होता है, अधिक होता है। और जो सी की ओर रहता है उसका विभव कैसा होता है, ए की तुलना में कम होता है। तो जब जॉकी का स्पर्श हम ए की ओर कराते हैं तो जो धारामापी रहता है, धारामापी में क्या होता है, जो विक्षेप होता है वो किधर दिखाता है, लेफ्ट साइड दिखाता है। और जब हम सी की ओर कराते हैं टच तो किधर बताएगा, वो राइट साइड बताएगा। तो हमको इन दोनों के बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में, हमको एक ऐसा बिंदु खोजना है ए और सी के बीच में कि जो अभी तक जो विक्षेप है, डिफ्लेक्शन है, वो ए या सी की ओर हो रहा था, ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में हो रहा था, वो कहां हो, ठीक बीच में हो, ठीक है। तो हम बीच में एक बिंदु क्या खोज लिए, बी, जहां धारामापी का विक्षेप कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब धारामापी से कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि इसी कंडीशन में सेतु संतुलन की अवस्था में कहलाता है। और P अपन Q इक्वल होता है किसके, R अपॉन S के। जैसे ही आपको संतुलन का बिंदु मिलेगा, आप उस बिंदु से ए से बी के बीच का डिस्टेंस स्केल में देखेंगे, वो डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ L है, तो बचा हुआ डिस्टेंस BC क्या हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। और इस तरीके से आप P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S में वैल्यू पुट करेंगे तो L अपॉन 100 माइनस L, R अपॉन क्या हो जाएगा S, तो S इजिकल टू होता है बेटा R 100 माइनस L। ये आपका सूत्र हो जाएगा और यही क्या होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब अभी तो मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इस पर, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उन सभी बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल्स करेंगे क्लास 12th में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो सारे स्कूलों में सभी जगह एक बहुत ही जो है जनरल सी प्रॉब्लम है, सामान्य सा प्रॉब्लम, सभी जगह वही प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम आएगी, देखना, जब आप सारे इंस्ट्रूमेंट फिट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप डिफ्लेक्शन, जैसी जॉकी को तार में टच कराएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो वन साइड ही दिखाएगा, या तो लेफ्ट या तो राइट, दोनों साइड दिखाना चाहिए, वो बहुत कम शो करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा, वो आप सॉल्व कर लेना। क्या चीज है, जो तार होते हैं, संयोजक तार होते हैं, उनको अच्छे से कस के लगाना। कस के लगाना मतलब, पहले तो बात है कि जो संयोजक पेच रहते हैं पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, उसमें जंग वगैरह, धूल मिट्टी ये सब नहीं लगा रहना चाहिए, वो पहले आप साफ कर लेना। उसके बाद जब तार लपेटेंगे ना तो अच्छे टाइटली, ठीक है, उसको टाइटली तार को क्या करना, उसमें लगाना, और जो स्क्रू रहेगा, पेच रहेगा, उसको अच्छे से कसना। इस चीज का ध्यान रखना, तभी आपको दोनों ओर विक्षेप दिखाई देगा, और उसके बाद आप जीरो विक्षेप या शून्य विक्षेप की स्थिति को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई बेटा हमारे पास फार्मूले की। अब देखिए यहाँ फार्मूला जैसे ही मिलता है हमको, फार्मूला मिलता है जैसे बेटा, वैसे ही हमको क्या बनाना पड़ता है, इसके लिए एक प्रेक्षण सारणी बनानी पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमको एक प्रेक्षण सारणी की जरूरत पड़ती है। तो प्रेक्षण सारणी आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब तो बनाना ही होगा। कई बार थ्योरी एग्जाम्स में बोल देता है कि आप अवलोकन सारणी या प्रेक्षण सारणी बनाइए। तो प्रेक्षण सारणी बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। सबसे पहली चीज लिखी जाती है क्रमांक। देखिए कैसे प्रेक्षण सारणी बनाई जाती है बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्रमांक लिख देते हैं। अब जिन चीजों की फॉर्मूले में आपको जरूरत है वो सारी चीजें आप इस प्रेक्षण सारणी में डालते जाइए। क्रमांक हो गया। अब किसकी जरूरत होगी आपको, आर की, तो आप यहां लिख देना बेटा। क्या लिखेंगे आप, ज्ञात प्रतिरोध। सबसे पहले आपको ज्ञात प्रतिरोध की जरूरत है, आर। किस में रहेगा मान, ओम में। किस में रहेगा, ओम में। ये हो गया। सेकेंड चीज L चाहिए, L किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू। थर्ड चीज आपको क्या चाहिए, 100 माइनस L, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये BC की वैल्यू। और ये सारी चीजें मिल गई तो आप S इजिकल टू फार्मूला R 100 माइनस L अपॉन L में वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रेक्षण सारणी हो जाएगा तैयार। तो प्रेक्षण सारणी क्या होता है, प्रेक्षण सारणी बहुत ही सिंपल है। किस से बनता है, फार्मूले से बनता है। फार्मूले में जो जो चीज हमको चाहिए वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्रमांक लिख देना, यहाँ हम पॉइंट्स
बोलते हैं प्रैक्टिकल जब भी करो तो कम से कम 3 पाठ्यांक लेने चाहिए। तो 1 2 3 लिख दिए, ज्ञात प्रतिरोध R ले लिया, L इजिकल टू AB, 100 माइनस L इजिकल टू BC, और लास्ट में आपका फार्मूला। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो किसी तार का क्या हो जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। अब आगे बढ़ेंगे और क्या क्या चीजें इसमें हमको देखनी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, चित्र का वर्णन बताया, सिद्धांत बताया, सूत्र बताया, ये प्रेक्षण सारणी हो गई। यहां हमको कुछ और चीजों पर ध्यान देना है। कौन सी वो चीजें हैं, चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे, हो गया हमारा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करते समय आपको किन किन चीजों के बारे में क्या करना होता है बेटा, ध्यान देना होता है, यह ध्यान रखना होता है कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ सावधानियां हैं। क्या बोलता है, प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लग और संयोजक अच्छी तरह से कसे हुए। मैंने बताया अभी, जितने भी प्लग्स वहां रहेंगे, ठीक है, प्लग्स कहाँ रहते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में रहते हैं, अलग अलग ओम के प्लग्स रहते हैं। वो प्लग्स कैसे रहना चाहिए बोलता है, और जो संयोजक जो पेचे हैं, स्क्रू हैं, वो अच्छे तरीके से कसे हुए होने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप उनको अच्छे तरीके से नहीं कसेंगे तो क्या होगा, अच्छे तरह से कसे नहीं होंगे तो जो आपका प्रयोग है, जो आपका प्रैक्टिकल है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जो डिफ्लेक्शन दोनों तरफ होना चाहिए, लेफ्ट और राइट, वो डिफ्लेक्शन एक ही ओर दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो उसका एक ही तरीका है, आप सारे जो वायर्स कनेक्शन किए हैं, कनेक्टेड किए हैं, सबको निकाल दीजिए और फिर से उसे अच्छे से मूव कीजिए और अच्छे से बांधिए, उन जगहों को साफ सुथरा रखिए। ओके, दूसरा नंबर, वही चीज फिर से, संयोजक तारों के सिरे को रेतमाल कागज, एक रेतमाल कागज आता है पतला सा, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसा जो सरफेस होता है जो खुरदुरा रहता है या जिस पर जंग वगैरह रहता है, उसको हम घिसते हैं, तो उस रेतमाल कागज से साफ कर लेना चाहिए। संयोजक तार के सिरों को बोलता है, तारों को भी, अगर कहीं कुछ है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो एक ही मोटाई की भी हो जाती है, अगर कहीं खुरदुरा है, ऊपर नीचे है, वो सारी चीजें वहां साफ हो जाती हैं। थर्ड, परिपथ में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करना चाहिए बोलता है जबकि प्रेक्षण ले रहे हों। ये भी हमको ध्यान रखना है। हम करंट का फ्लो तभी करें जब हमको क्या हो, प्रेक्षण लेना हो। अगर लगातार करंट फ्लो होती रही तो तार क्या हो जाएगा बोलता है, गर्म हो जाएगा। तार गर्म होगा और उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमारा जो अज्ञात प्रतिरोध का मान है वो सही नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमेशा हम कुंजी का प्रयोग करते हैं। जब हमको प्रैक्टिकल करना होता है या प्रयोग करना होता है तो हम कुंजी लगा देते हैं। जैसे ही हमको प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है, हमको पाठ्यांक नहीं लेना होता है, तो हम कुंजी को क्या कर लेते हैं, वहां से बाहर निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, जॉकी, जो जॉकी रहेगा, जो धारा मापी के साथ में क्या रहेगा, कनेक्ट हुआ रहेगा, ऐसा उसको तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए बोलता है। उस पर कई बच्चे उसको पकड़कर उसमें खींचते हैं, ऐसे खींचना नहीं है, उसमें घिसना नहीं है। जिस जगह में उसका तरीका होता है, जहां तार है वहां केवल ऐसे उसको टच कराइए। आप केवल क्या कराइए, उसको टच कराइए, उसको रगड़कर चलाना नहीं चाहिए बोलता है। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान नहीं रहता। रगड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ भाग उसका क्या हो जाएगा बेटा, पतला हो जाएगा। वो तार रहता है, वो एक समान अनुप्रस्थ कांट वाला होना चाहिए बोलता है। उसका क्षेत्रफल वो चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं, उनका हमको ध्यान रखना है प्रयोग करते समय। अब एक और यह महत्वपूर्ण चीज आती है कि त्रुटियां भी होती है कुछ। मीटर सेतु से जब हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो कुछ त्रुटियां होती है और उन त्रुटियों को हमको निवारण करना चाहिए बोलता है। तो देखो, मुख्य रूप से यहाँ जो एक त्रुटि होती है, ठीक है, वो त्रुटि होती है इंड एरर, अंत्य त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत्य त्रुटि। तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या होता है। देखिए, अंत्य त्रुटि बेटा क्या बोलता है, मीटर सेतु की तार के सिरों पर लगी पीतल की पट्टियों का प्रतिरोध नगण्य या शून्य नहीं होता। अभी हमने जो दिखाया आपको, 3 पीतल की पट्टियां लगाए थे, उनका प्रतिरोध जो होता है वो शून्य या नगण्य नहीं होता। अतः ज्ञात प्रतिरोध की गणना करते समय पट्टियों के प्रतिरोध को भी गणना में लिया जाना चाहिए बोलता है। ठीक है, जब भी हम अज्ञात प्रतिरोध की गणना करते हैं तो उसमें इनको भी ऐड करना चाहिए बोलता है। जो पीतल की पत्तियां रहती हैं उनके प्रतिरोध को भी गणना में लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे कैलकुलेशन में तो एक त्रुटि होती है, वो जो त्रुटि होती है बेटा उसे हम अंत्य त्रुटि या क्या कहते हैं, इंड एरर कहते हैं। अन्य त्रुटि या क्या कहते हैं, इंड एरर कहते हैं। तो हमको उसको भी शामिल करना चाहिए। किसको, जो पीतल की पट्टियां हैं 3, उसके प्रतिरोध को भी हमको गणना में, कैलकुलेशन में हमको क्या करना है बोलता है, शामिल करना चाहिए। ठीक है, और नहीं करेंगे तो अंत्य त्रुटि या इंड एरर होता है, ये होता है अंत्य त्रुटि। बात समझ में आई। याद रखिएगा कि पीतल की पट्टियां रहती हैं, पीतल की पट्टियों का भी अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध के कारण से
ठीक है। जो अज्ञात प्रतिरोध का मान है वो सही नहीं आ पाता है, इसलिए जब भी कैलकुलेट करें तो हमको पीतल की पट्टियों को भी प्रतिरोध को जब भी हम प्रयोग करें तो हमको क्या करना चाहिए, जो पीतल की पट्टियां हैं उनके भी प्रतिरोधों को हमको किसके साथ में, जो अज्ञात तार का प्रतिरोध है उसके साथ क्या करना चाहिए बोलता है, जोड़ना चाहिए बोलता है। तो ये होता है, ठीक है। यहां लिखा है देखिए कि इस त्रुटि के निवारण के लिए प्रतिरोध बॉक्स, अब देखो इसका निवारण कैसे करना है, ये जो त्रुटि होती है उसका निवारण करने के लिए क्या होता है बोलता है, जो प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को आपस में बदलकर पाठ्यांक लेना चाहिए। दोनों की स्थितियों को क्या करते रहना चाहिए बोलता है, चेंज करते रहना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे, अभी देखिए इधर मैं आपको फिर से डायग्राम पर लेके चलता हूं कैसे हम चेंज करते हैं दोनों की स्थितियों को। जैसे यहां देखिए पहला जो हमारा अंतराल है mn, क्या है बेटा हमारा पहला अंतराल mn पर हमने प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। इसके जगह में हम क्या ले आएंगे, अज्ञात प्रतिरोध को, और xy के बीच में क्या लगा देंगे हम, प्रतिरोध बॉक्स। इन दोनों के प्लेस को चेंज करने से अंत्य त्रुटि का क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है। क्लियर हुई बात। आप RB जो गैप में है वहां क्या लगा दो, अज्ञात प्रतिरोध लगा दो, और जो प्रतिरोध बॉक्स है उसको लेकर जाइए, कहां लगा दीजिए उसको, xy के बीच में। तो इस तरह से इंटरचेंज करते रहना चाहिए। इंटरचेंज करने से अंत्य त्रुटि का निवारण हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है। ओके, तो चलिए फिर से हम आ जाते हैं। अब एक और है, यदि मीटर सेतु की तार के अनुप्रस्थ काट सर्वत्र एक समान नहीं होता तो भी अज्ञात प्रतिरोध का मान शुद्ध नहीं होता। अभी हमने बताया है अनुप्रस्थ काट का तार कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बावजूद भी कई बार जो हम तार लेते हैं वो तार का अनुप्रस्थ काट एक समान नहीं होता, कहीं कहीं बारीक सा, कहीं पतला हो जाता है, कहीं थोड़ा सा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इस चीज को निराकरण करने के लिए, इस चीज को दूर करने के लिए हमेशा हमको ये कोशिश करना चाहिए कि जब हम पाठ्यांक ले रहे हैं, हम शून्य विक्षेप ज्ञात कर रहे हैं, वो शून्य विक्षेप को हम 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में ही लें, ठीक है। जो तार रहेगा वो 1 मीटर लंबा रहेगा, ठीक है। तो सामने स्केल लगा रहेगा, हमको देखकर हमको जीरो विक्षेप, जो हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं उसको 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य में ही प्राप्त करना चाहिए बोलता है। यहां लिखा है देखिए कि शुद्ध नहीं होता, इस त्रुटि के निवारण के लिए संतुलन बिंदु को तार के मध्य में लाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो कहां है, वो तार के कहां जाए, मध्य में आ जाए। तो इस तरीके से आप मीटर सेतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी अच्छे से तैयार करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसकी बढ़ गई, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि ये दोनों जगह आपके काम आएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सारी चीजें पूछेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो हम इसके प्रैक्टिकल का भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसी फिजिक्स में कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली ज्यादा हमको समझ में आती है थ्योरी के बजाय। मैंने थ्योरी में भी पूरा कोशिश किया आपको सिद्धांत, उस चित्र का वर्णन बताने का, जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।